हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स की लिटरेचर की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम सैमुअल टेलर कॉलरिज के थोड़े से एमसीक्यूज देखेंगे। कल हमने इनकी बायोग्राफी की थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज सैमुअल कॉलरिज बॉर्न। ये हमने इनकी बायोग्राफी में किया था। व्हेन वाज सैमुअल कॉलरिज बॉर्न। ईयर है 21 अक्टूबर, ईयर है 1772। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच word was killed in the rime of ancient mariner? इस वर्क को लिरिकल बैलेड में भी मतलब उसमें भी था, लिरिकल बैलेड में भी इंक्लूड किया गया था, जिसमें सैमुअल टेलर के 4 वर्क्स थे और विलियम वर्ड्सवर्थ के ज्यादा वर्क्स थे। हाँ जी, ये हमने याद होगा आपको, उसके गले में भी डाल दिया गया था। उस वर्ड को कर्स समझा जाने लगा था। ये हमने उसके मतलब ओवरव्यू में किया था रोमांटिक पीरियड के। क्या नाम था उस वर्ड का? एल्बाट्रॉस। Albatross. Next question, which periodical was published by Samuel Coleridge? Samuel Coleridge को मैंने एससी लिखा है। हाँ जी, पीरियोडिकल कौन सा पब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर है द वॉचमैन। ईयर कौन सा है याद रखेंगे? 1796। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम वाज assumed by Samuel Coleridge when he joined the army? जब वो पढ़ रहे थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, तो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। तो जिस वजह से उन्होंने स्टडी के दौरान ही आर्मी में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने वहां पर अपना नेम चेंज कर लिया था। तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? आंसर है सिलास टॉमकिन कैम्ब्रिज कॉम्बर बेक। ये उनका नाम है। कई समटाइम्स एग्जाम में सिलास टॉमकिन लिखा हुआ भी आ सकता है। तो ये एमसीक्यूज है। उनका जन्म कब हुआ? बर्ड का नाम क्या था एंशिएंट मैरिनर में? उन्होंने कौन सा पीरियोडिकल पब्लिश किया था? और उन्होंने अपना नेम चेंज कर क्या रखा था? ये थोड़ी सी हम बायोग्राफी के में से जो हमने डिस्कस किया था, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What influenced Coleridge कुबला खान? जो उनका कुबला खान वर्क था वो उन्होंने किसके इन्फ्लुएंस में आकर लिखा था?
मैंने आपको बताया था कुबला खान क्या था, एक ड्रीम में उन्होंने मतलब देखा था, तो एक वो उन्होंने एक ड्रीम देखा था, विजन देखा था। जब वो उठे तो उन्होंने कुबला खान का वर्क लिख दिया। वो क्या था? ओपीएम विजन। जब वो ट्रीटमेंट ले रहे थे ओपीएम की, मतलब उन्होंने एक ड्रीम में विजन देखा जिसकी वजह से उन्होंने कुबला खान लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस प्रोज वर्क ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये समटाइम एग्जाम में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। उनका हमने बायोग्राफी में भी बात की थी। उनका फेमस प्रोज वर्क कौन सा है? बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड सैमुअल टेलर कॉलरिज डाइज? हाँ जी, ईयर 25 जुलाई 1834। समटाइम्स यहां पर हम रीड करते हैं, अगर इनके रीजन की बात करें, कहीं कहीं जगह पर मेंशन है कि हार्ट फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, लंग्स में डिसऑर्डर की वजह से, और ओपीएम के कारण। ये थोड़े से हम रीजन ध्यान में रखेंगे। अगर एग्जाम में रीजन आ गए, तीनों में से कोई भी दिया हुआ, तो हम उसको टिक कर देंगे। हार्ट फेलियर, लंग्स डिसऑर्डर एंड ओपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, with whom did Samuel Taylor Coleridge devise a plan to create a पेंटिसोक्रेसी? ये मैंने आपको बताया था किसके साथ किया था उन्होंने, ये साउदी। ये हमने उनकी बायोग्राफी में डिस्कस भी किया था, रॉबर्ट साउदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज क्रिस्टाबेल, ये क्या है? ऑड है, बैलेट है, प्रोज वर्क है, क्या है? अगर ये आपसे पूछ लें तो क्रिस्टाबेल क्या है? एक बैलेड है, लॉन्ग नरेटिव स्टोरी, नॉन नरेटिव बैलेड है, क्योंकि इसमें स्टोरी बताई गई है। अगर हम इसको पढ़ें तो ये ऐसे ही लगता है कि ये अभी तक अनफिनिश्ड है। इन्होंने ये सोचा था कि ये इसके और पार्ट्स भी लिखेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने इसके और पार्ट्स नहीं लिखे, ये 2 पार्ट्स में ही है। क्रिस्टाबेल, क्लियर है? ये याद रखेंगे क्या है, ये एक बैलेड है और लॉन्ग नरेटिव है, बैलेड है क्योंकि इसमें स्टोरी बताई गई है। अगर आपको कल सैमुअल टेलर कॉलरिज की बायोग्राफी में याद हो तो हमने एक टर्म की थी कन्वर्सेशन, उस पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्क्स ऐड ऑन है, कन्वर्सेशन पॉइंट। मैंने थोड़े से आपको बताए भी थे, कन्वर्सेशन
सेशन पोइम। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कौन कौन से वर्क्स ऐड थे वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बात करें एटलीस्ट 8 पोइम्स बिटवीन 795 से लेके 1800, मतलब इस टाइम पीरियड में उन्होंने इसमें पोइम में, कन्वर्सेशन पोइम में 8 पोइम्स इंक्लूड की हैं। कन्वर्सेशन एटलीस्ट कौन कौन सी? द ऑलियन हाफ, रिफ्लेक्शन of having left a place of retirement, the lime tree, over my prison, frost at midnight, fears in solitude, the nightingale, डिजेक्शन एंड ऑड। ये नाम ध्यान में रखेंगे। लॉलियन हाफ, रिफ्लेक्शन हैविंग लेफ्ट ए प्लेस ऑफ रिटायरमेंट, द लाइम ट्री, वॉवर माई प्रिजन, फॉरेस्ट एट मिडनाइट, फियर्स इन सॉलिट्यूड, द नाइटिंगेल एंड डिजेक्शन एंड ओड। ये नाम थोड़े से हम दिमाग में रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे रोमांटिक पोएट की जो टर्म है उन्होंने खुद नहीं बोला था, लोगों ने उनको रोमांटिक पोएट्स बोला था। ऐसे द टर्म was coined in 1928 by George Macklin हार्पर। इनके द्वारा अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इन्होंने इस टर्म का यूज किया था कन्वर्सेशन पोइम्स के लिए। Who used the subtitle of the Nightingale? उन्होंने खुद नहीं बोला था ये कन्वर्सेशन वर्क है, कि इन्होंने यूज किया था जॉर्ज मैकलन हार्पर ने इन द ईयर 1922। 7 हो गए, एक रह गया। 2 विलियम वर्ड्सवर्थ। ये उनके वर्क्स हैं और ये टर्म किसके द्वारा यूज की गई थी? जॉर्ज मैकलन हार्पर के द्वारा इन द ईयर 1928। ये ध्यान में रखेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कन्वर्सेशन वर्क है या कौन सा नहीं है, तो ऐसे ये थोड़े से आप माइंड में रखेंगे। और इस टर्म को क्वाइन किसने किया था? जॉर्ज मैकलन हार्पर ने इन द ईयर 1928। ये हमारे कुछ कॉलरीज का हमने बायोग्राफी डिस्कस करी थी, उनके एमसीक्यूज हो गए और साथ में हमने टर्म को यूज किया। अब हम बायोग्राफी डिस्कस करते हैं जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स
इनका बर्थ हुआ था अक्टूबर 31, 1795। कीट्स इज बॉर्न, जगह का नाम याद रखेंगे, लोकेशन लंदन। इनका जन्म 1795 में हुआ लंदन में। ये 5 सिबलिंग्स थे, 5 ब्रदर्स और सिस्टर्स थे ये कीट्स 5। और फादर का नाम था, याद रखेंगे, थॉमस कीट्स। मदर का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स। और फादर क्या वर्क करते थे? स्टेबल में कीपर थे। स्टेबल मीन्स यहां पर हॉर्स रहते हैं। ईयर इंपॉर्टेंट है 1795। फादर का नाम थॉमस कीट्स और मदर का नाम फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स। और ये टोटल 5 ब्रदर और सिस्टर्स थे। और अब 1802 में एडवर्ड, जो कि इन्फेंट ब्रदर था, डाइस। एक भाई की उनकी डेथ हो जाती है, इन्फेंट ब्रदर। और ये हम थोड़ा सा पॉइंट बायोग्राफी के अंदर याद कर सकते हैं कि 1802 में इनके ब्रदर की डेथ हो जाती है। और 1803 स्टडी करते हैं ये अपनी स्मॉल स्कूल, जो कि एक बहुत छोटा स्कूल होता है। कहाँ पर? एनफील्ड, इंग्लैंड। ये स्कूल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ब्रदर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम माइंड में रखेंगे। स्टडी स्मॉल स्कूल एनफील्ड, इंग्लैंड में ये स्टडी करते हैं। जो स्कूल चलाया जाता था जॉन क्लार्क। इन 1804 कीट्स के फादर थॉमस कीट्स थ्रोन फ्रॉम ए हॉर्स, घोड़े से गिर जाते हैं, एंड डाइस, उनको स्मॉल फ्रैक्चर होता है, उनकी डेथ हो जाती है। पहले भी कुछ ज़्यादा अच्छी लाइफ नहीं थी, लेकिन 1804 में इनके फादर की डेथ हो जाती है। ये ईयर ध्यान में रखेंगे। यानी फिर इनकी जो मदर होती है वो रीमैरी, वो दूसरी शादी कर लेती है। एंड 1805 में मदर जब रीमैरिज कर लेती हैं, अबैंडन मतलब छोड़ देती हैं वो अपने बच्चों को। अबैंडन फैमिली को छोड़कर अप्रॉक्सीमेटली डिसअपियर 3.5 years। जो उनकी मदर है वो रीमैरी कर लेती हैं और फादर की डेथ के बाद, और 1805 में मदर अबैंडन फैमिली छोड़ देती है। यहाँ पर उनके 4 भाई बहन होते हैं और वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो मतलब गायब हो जाती है। तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर क्या होता है, जब इनकी मदर छोड़कर चली जाती है तो
इनको इनकी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया जाता है। फिर चिल्ड्रन, फिर बच्चे कहाँ होते हैं? चिल्ड्रन विद ग्रैंड मदर। बच्चे किसके पास होते हैं? ग्रैंड मदर के पास। बच्चे कहाँ होते हैं? ग्रैंड मदर के पास। फिर इसी ईयर में इनको क्रॉनिक एंजाइटी की मतलब सफर करते हैं। ये इसी ईयर में ही फिर ये क्रॉनिक एंजाइटी से सफर करते हैं, क्योंकि जब इनके फादर की डेथ हो जाती है, मदर सेकंड शादी कर लेती है, फिर मदर इनको छोड़कर चली जाती है, तो ये अपनी ग्रैंड मदर के पास आ जाते हैं, तो इनको वहां पर सफर करना पड़ता है क्रॉनिक एंजाइटी से। फिर 1809 में इनकी जो मदर है रिटर्न्स, मदर रिटर्न्स एंड शी इज सिक विद, एंड शी इज सिक विद, किससे सिक होती है ये हम कर चुके हैं ओवरव्यू में, ट्यूबर क्यूलोसिस। ट्यूबर क्यूलोसिस से वो सिक बीमार हो जाती हैं, और कीट्स छोड़ते नहीं हैं, बहुत मतलब उसको सेवा करते हैं, नर्सिस हर, और कीट्स फिर उसकी अपनी मदर की बहुत मतलब नर्स करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि इनकी मदर की डेथ किसके कारण होती है? ट्यूबरक्लोसिस के कारण, और वहां पर फिर कीट्स इनकी बहुत सेवा करते हैं। और 1 साल बाद मदर डाइज। मदर का नाम याद रखेंगे, मदर डाइज। ट्यूबरक्लोसिस के कारण मदर की डेथ हो जाती है, फ्रांसिस जेनिंग्स की डेथ हो जाती है। फिर जब उनकी जो ग्रैंड मदर होती है, वो जो बच्चे हैं उनको आगे वो हैंड ओवर कर देती हैं। किसको किसको वो हैंड ओवर करती हैं? उस पर्सन का नाम क्या है? रिचर्ड एबे। ग्रैंड मदर हैंड ओवर टू गार्डियन। गार्डियन को वो दे देती हैं, और गार्डियन का नाम होता है रिचर्ड एबे। वो उनको हैंड ओवर कर देती हैं। ये रिचर्ड एबे का हम ध्यान में रखेंगे, इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड मदर हैंड ओवर टू गार्डियन। फिर इनको कोई इनसे लगाव नहीं होता कि ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो उनको ले लेते हैं। ये किस लिए ले लेते हैं? क्योंकि इनको इनहेरिट्स चिल्ड्रन मनी, मतलब उनको पैसे की लालच की वजह से ये बच्चों के गार्डियन बन जाते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे कि उनको कोई बच्चों से लगाव नहीं होता। रिचर्ड एबे। फिर रिचर्ड एबे क्या करते हैं? जॉन कीट्स को सर्जन के पास भेज देते हैं फॉर अप्रेंटिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वहां पे मतलब है ना, सर्जन के पास भेज देते हैं। और लेकिन कीट्स, ये देखिए 1810 में ही होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और वहां पर जो जॉन कीट्स हैं अपनी स्टडी को वो गिव अप नहीं करते, दिन में वो सर्जन के पास जाते हैं और स्टडीज एट नाइट। चार्ल्स किसके वो हेड होते हैं, और वो उसको सपोर्ट करते हैं जॉन कीट्स को पढ़ने के लिए,
क्योंकि उनमें इनको पोटेंशियल दिखता है कि जॉन कीट्स बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क, ये नाम ध्यान में रखेंगे, चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क। इनके सपोर्ट के कारण फिर जॉन कीट्स अपनी स्टडी को एट नाइट कंटिन्यू रखते हैं। उनके गार्डियन कौन बनते हैं? रिचर्ड एबे। 1810 की हम बात कर रहे हैं। फिर आफ्टर 4 years मतलब उनकी सर्जन की वो ट्रेनिंग लेते हैं और पढ़ते हैं। फिर 4 years में कौन सा ईयर? 1815। आफ्टर 4 years क्या होता है फिर? वो कंटिन्यू करते अपने सर्जन की स्टडी। सर्जन मतलब विद सर्जन वो क्या करते हैं? मेडिकल स्टडीज करते हैं। कहां पर? एट गाइस हॉस्पिटल इन लंदन। वो मतलब करते हैं, बाद में उसको छोड़ देंगे क्योंकि यहां पर उनका थोड़ा थोड़ा ध्यान पोइट्री की तरफ हो गया था, तो वो यहाँ पर पोइट्री में मतलब इंटरेस्ट लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर 18 यहाँ से देखिए, ये अब हमने इनकी बायोग्राफी की है। अब 1816 से इनका लिटरेरी करियर स्टार्ट होता है। 1816 कीट्स मीट, किससे मिलते हैं वो? पोइट ली हंट से। किससे मिलते हैं? ली हंट से। तो वो जो कीट जब ली हंट से मिलते हैं तो जो ली हंट है उनको बहुत इंपॉर्टेंट पोइट से आगे मिलाते हैं, जिसमें कि पीबी शेली का नाम भी हम ऐड करेंगे। किसका नाम ऐड करेंगे? पीबी शेली। तो वो पीबी शेली से भी मतलब मिलाते हैं। कौन मिलाते हैं? ली हंट जॉन कीट्स को इन द ईयर 1860। तो इन्होंने पीबी शेली ने एक एलजी भी लिखी है जॉन कीट्स के लिए। हम पीबी शेली की उसमें हम बायोग्राफी में आगे डिस्कस करेंगे। और 1816 की ही हम आगे बात कर रहे हैं, दिसंबर की बात कर रहे हैं हम। ये ऑलमोस्ट अक्टूबर के मंथ की बात है, अब हम दिसंबर की बात कर रहे हैं। कीट्स डिसाइडेड टू लीव मेडिकल कैरियर। मतलब उनका मेन फोकस अब किस पर हो गया, करना चाहते थे वो? पोइट्री में। ये ईयर उनका टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि जब वो ली हंट उनको काफी अदर पोइट से मिलवाते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, पीबी शेली से मिलते हैं, तो कीट्स फिर मेडिकल करियर को छोड़ने का फैसला करते हैं। और जिस वजह से जो उनके गार्डियन होते हैं रिचर्ड एबे, वो उनसे काफी गुस्से हो जाते हैं, उनके डिफरेंस हो जाते हैं, विद डिफरेंसेस आ जाते हैं विद रिचर्ड एबे, क्योंकि उनको पैसे मिलने बंद हो गए थे, है ना, तो वो रिचर्ड एबे के साथ उनके काफी इस ईयर में डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। फिर 1817 में उनकी पोइट्री कलेक्शन आती है। फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन आती है कीट्स की। ये अप्रोक्सीमेटली मार्च की हम बात कर रहे हैं, 3 मार्च की। तो इस पोइट्री कलेक्शन को क्या नाम दिया गया? पोइम्स। पोइम्स के नाम से उनकी पोइट्री कलेक्शन आती है। तो ये पब्लिकेशन ऑफ पोइम कब हुई? 3 मार्च 1870। ये ध्यान में रखेंगे। 1816 से ली हंट के द्वारा वो काफ़ी राइटर्स से मिलते हैं,
फिर वो अपना मेडिकल करियर छोड़ देते हैं और 1817 में वो अपनी पब्लिकेशन, उनकी खुद की पोइम्स निकालते हैं, जिसको पोइम ही टाइटल दिया जाता है 3 मार्च 1817 में। फिर 1818 में वो 6 वीक वॉकिंग टूर पर करते हैं ऑफ कहाँ का, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। किसके साथ? चार्ल्स एर्मिटेज ब्राउन। इस ईयर में वो वॉकिंग टूर करते हैं चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के साथ। इसी ईयर में उनका ब्रदर भी बीमार हो जाता है, उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, लेकिन इनको ये लगता है कि उनका जो ब्रदर है वो ठीक हो जाएगा, इतने चिंता की कोई बात नहीं है। ब्रदर थॉमस इल विद ट्यूबरक्यूलोसिस। फिर इसी ईयर में अप्रॉक्सीमेटली नवंबर की बात कर रहे हैं, 1818 में कंप्लीट्स अपना एक वर्क पूरा करते हैं। कीट्स कंप्लीट्स अपना वर्क का नाम क्या है? एंडीमियन। फर्स्ट मेजर उनकी ये लॉन्ग पोइम होती है एंडीमियन। इसी में ही उनकी फेमस लाइन है, इसी वर्क में, पोइम में से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये ध्यान में रखेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये ध्यान में रखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फिर 1818 में उनके ब्रदर थॉमस की डेथ हो जाती है। 1818 में ही, ये हम नवंबर की बात कर रहे थे, उन्होंने वर्क कंप्लीट किया, तो दिसंबर में ही 1818 दिसंबर में ही, ऑलमोस्ट 1 दिसंबर को ब्रदर थॉमस डाइज ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। तब उनकी एज कितनी होती है? 19। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जॉन कीट्स की भी डेथ हो जाती है, तब उनकी एज कितनी होती है? तो 25। जॉन कीट्स डाइज एट द एज ऑफ 25। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये दिमाग में रखेंगे। ये हमने ओवरव्यू में भी डिस्कस किया था। अब 1819 की अब हम बात करते हैं। कीट्स मूव्स विद चार्ल्स ब्राउनी एट हैम्पस्टेड लंदन। फिर वो वहां पर जाते हैं और वो वहां पर फैनी ब्राउनी से मिलते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। फैनी लास्ट तक वो 1819 के 19 के लास्ट में ईयर तक वो फैनी ब्राउनी से मिलते हैं और दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। ध्यान में रखेंगे, शादी नहीं होती, उनकी एंगेजमेंट ही होती है। एंगेज्ड विद, मैं थोड़ा सा लिख देती हूं, एंगेज्ड विद फैनी। लास्ट, इस साल के लास्ट तक वो
फैनी से एंगेजमेंट कर लेते हैं। शादी नहीं होती, वो एंगेज रहते हैं फैनी के साथ 1819 में। तो अब आगे क्या होता है 20 में, कीट्स के जो लंग्स होते हैं वो हेमरेज हो जाते हैं और उनको भी टीबी हो जाता है, ट्यूबर क्यूलोसिस 1820 में। और फिर जो कीट्स हैं फेब ऑलमोस्ट 3/3 फेब को 1820 में ही मूव्स इनटू, वो ली हंट के पास आ जाते हैं, मूव्स इनटू ली हंट और वहां पर जो फैनी है इनकी फियांसे इनको नर्स करती है, नर्सिंग बहुत सेवा करती है, लेकिन इनकी शादी नहीं होती, वो इनको छोड़कर नहीं भागती। फिर इसी साल में जुलाई, इसी ईयर की बात कर रहे हैं, जुलाई में इनकी पोइट्री, कुछ पोइट्री आती है, पोइम्स आती हैं। कौन कौन सी नाम देखते हैं, कौन कौन सी आती हैं? लैनिया, इजाबेला, द ईव ऑफ एजेंस एंड अदर पोइम्स। कुछ उनके फिर ऐसे उनकी इंपॉर्टेंट कुछ पोइट्रीज आती हैं जिनको कि कल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन इसी ईयर में सितंबर में तो इनकी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, तो डॉक्टर इनको सजेशन देते हैं कि थोड़ा सा आप वेदर चेंज कर देखिए। तो वहीं पर ये फैनी को गुड बाय बोलकर डॉक्टर की सलाह से हेल्थ में इंप्रूवमेंट करने के लिए वो छोड़ देते हैं। और फेब मतलब सितंबर में वो फैनी को गुड बाय बोल देते हैं, थोड़ा सा क्योंकि उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आता, तो वो अपनी हेल्थ को चेंज करने के लिए। और फेब 23 1821 में डाइज ऑफ ट्यूबर क्यूलोसिस। कहां पर? प्लेस का नाम ध्यान में रखेंगे, इन रोम। कौन सी जगह पर इनकी डेथ हो जाती है? रोम में। सितंबर में फैनी को गुड बाय कर देते हैं और 1821 में फेब में इनकी डेथ हो जाती है। कहां पर? रोम में। और उनको बरीड कहां पे किया जाता है? प्रोटेस्टेंट सिमिट्री में। और जो पीबी शैली है, पीबी शैली जॉन कीट्स पर वर्क लिखते हैं। कौन सा? एलजी लिखते हैं, एडोनिस। इनकी हम बायोग्राफी में एडोनिस को रीड करेंगे, तो पर ये याद रखेंगे कि जॉन कीट्स पर पीबी शैली ने एलजी लिखी एडोनिस के नाम से, और ये उनकी बायोग्राफी। आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और जॉन कीट्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। कल हम जॉन कीट्स को ही आगे बढ़ाते हुए इनके कुछ मतलब लिटरेरी करियर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।